नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 78वां भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अभी तक आपने टी फॉर टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हिंदी की बहुत ही अच्छी शानदार तैयारी कर सके। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में दे रखा है, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? प्रश्न दे रखा है, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर पाणिनि शब्द जो दे रखा है ये किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। आपका ऑप्शन बी जो रहेगा वो पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। सत्या धन ग्रह, बी है सत धन आग्रह, सी सत्य धन ग्रह, डी है सत्य धन आग्रह। तो यहाँ पर सत्याग्रह शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सत्य धन आग्रह। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताना है। 3, 2, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। बी विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास, डी अव्ययी भाव समास। तो जो शब्द दे रखा है प्रतिदिन, इसमें दिन एक शब्द है, इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा प्रति धन दिन। तो दिन एक शब्द है, इसमें प्रति क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ हो। तो जहां पर भी शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ होता है वहां पर आपका जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, अपशकुन शब्द का विलोम शब्द है। अपशकुन शब्द का विलोम शब्द बताना है। अशकुन, बी है शकुन, सी पुण्य, डी पावन। तो अपशकुन शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? शकुन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, बाधा डालना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाधा डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पाला पड़ना, ये इसका अर्थ नहीं होगा। बी है रोड़ा अटकाना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बाधा डालने का एकदम सही उत्तर जो होगा, सही अर्थ जो होगा वो रोड़ा अटकाना होगा। इसलिए ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या है? घोटक शब्द का तद्भव रूप बताना है। है, अश्व, घोड़ा या तुरंग। तो घोटक शब्द का हमें तद्भव रूप पूछा है, तो घोटक शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो घोड़ा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से, ब्रज भाषा से, अवधी भाषा से या मालवी से? तो हिंदी का जो मानक रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ये आपका खड़ी बोली से विकसित हुआ है। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूरदास ने
किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास जी ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मालवी? तो सूरदास जी ने जो सूरसागर की रचना की वो किस भाषा में की? तो वो ब्रज भाषा में की, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या बताना है। तो स्थायी भावों की कुल संख्या पूछी है, तो स्थायी भावों की कुल संख्या 11 होती है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें अपन दो प्रश्न देख लेते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या या रस की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार पूछे तो रस की संख्या 8 याद रखना है। यदि प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि तुलसीदास जी के अनुसार रस की संख्या कितनी है? तो तुलसीदास जी के अनुसार रस की संख्या याद रखना है 11। राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, यह वाक्य कैसा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है या फिर निषेधवाचक वाक्य है? तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, यह वाक्य कैसा वाक्य होगा? तो जहां पर भी वाक्य में नकारात्मक वाक्य बात आए, यहाँ पर नहीं आया है, नकारात्मक बात जहां पर भी आएगी वहां पर आपका जो वाक्य होगा वो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन डी एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न नंबर 12 है, कटोरा शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या फिर विदेशज शब्द है? तो कटोरा शब्द जो है ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा? तो कटोरा शब्द आपका देशज शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। ऐसे और कोई शब्द अपन देखें जैसे लोटा, ये भी आपका देशज शब्द होगा। जैसे चिड़िया, चिड़िया भी क्या है? ये आपका देशज शब्द है। जैसे बाल्टी ये भी आपका क्या होगा? देशज शब्द होगा। जैसे खिड़की, ये सारे शब्द आपके क्या है? इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, इसलिए सारे शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। तो हमसे कटोरा शब्द पूछा था, इसलिए कटोरा, इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, इसलिए ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अपने को याद रखना है मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। यदि पूछा जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। यह प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारी कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट? अगर पूछा जाए छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो छायावाद का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अनाहुत, बी है अनबोला, सी है अभ्यागत, डी अतिथि। तो जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनाहुत। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? संयुक्त शब्द कहते हैं, समूह शब्द कहते हैं,
वर्णमाला कहते हैं या उपरोक्त सभी। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। यदि हमसे पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो 52 कुल वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। यदि स्वरों की संख्या की बात की जाए, स्वर कितने हैं? स्वर 11 है। व्यंजन की अगर बात की जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या याद रखना 33 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में 15 प्रश्न हमने हिंदी के देखे। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर हिंदी की बहुत ही अच्छी शानदार तैयारी कर सकते हो और आप हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।